नमस्कार। आज बात होगी भारत के इतिहास के एक ऐसे कद्दावर शख्स की जिन्होंने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से सचमुच देश का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो चलिए उनके पूरे जीवन के सफर पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे उनके बचपन से, फिर देखेंगे कि कैसे वो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, और आखिर में हम बात करेंगे उनके उस सबसे बड़े काम की, एक अखंड भारत बनाने की। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे सरदार पटेल और उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। ये जो शब्द है ना, ये महज एक चेतावनी नहीं थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज थी, बॉम्बे की एक सभा में रियासतों के शासकों को संबोधित करते हुए। और यही वो आवाज थी, यही वो दृढ़ संकल्प था जिसने उन्हें लौह पुरुष बनाया। तो ये जो लौह पुरुष का टाइटल है, ये उन्हें ऐसे ही नहीं मिला, ये कोई सम्मान में दी गई उपाधि नहीं थी, बल्कि ये उनके फौलादी इरादों का सबूत था, उनके उस काम का प्रतीक था जिसने हिंदुस्तान की तकदीर लिख दी। चलिए देखते हैं कैसे। अब चलते हैं उनके बचपन में, क्योंकि कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिसने बचपन में ही बता दिया था कि इस लड़के के अंदर फौलाद भरा है। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा बच्चा, उसकी आंख के पास एक बहुत ही दर्दनाक फोड़ा, और उसका इलाज लोहे की एक दहकती हुई गरम सलाख। जब बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे गई तो उस बच्चे ने खुद वो सलाख उठाई और बिना एक पल सोचे फोड़े पर लगा दी। ये घटना उनके फौलादी चरित्र का, कह सकते हैं, पहला सबूत थी। तो ये तो थी बचपन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके जीवन का वो मोड़, जहां एक बेहद कामयाब वकील ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक तरफ एक शानदार करियर था, विदेश से पढ़ाई करके आए एक नामी बैरिस्टर जिनकी प्रैक्टिस जोरों पर थी, और फिर दूसरी तरफ गांधी जी से मुलाकात हुई और सब बदल गया। उन्होंने वो ऐशो आराम की जिंदगी एक झटके में छोड़ दी और अपना तन मन धन सब कुछ देश की आज़ादी के नाम कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है सरदार पटेल के एक बड़े नेता के तौर पर उभरने की। अब हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बड़े बड़े आंदोलनों में अपनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और त्याग की मिसाल पेश की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बारदोली सत्याग्रह। यहाँ उनकी लीडरशिप का लोहा सबने माना। सोचिए, उन्होंने किसानों को इस तरह एकजुट किया कि अंग्रेज अधिकारियों का हुक्का पानी बंद हो गया। न खाना मिला, न रहने की जगह। सरकार ने भी पूरा जोर लगाया, जमीनें जब्त की, लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पटेल के नेतृत्व में किसान चट्टान की तरह डटे रहे, और नतीजा, अहंकारी ब्रिटिश सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। फिर आया 1930 का नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का ऐलान किया और इस आंदोलन के मुख्य आयोजकों में से एक थे सरदार पटेल। जाहिर है, उनके नेतृत्व से अंग्रेज सरकार घबरा गए और उन्हें गिरफ्तार करके 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जरा उनकी कमिटमेंट का लेवल देखिए। सजा के साथ उन पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। पर पटेल ने क्या किया? उन्होंने जुर्माना भरने से साफ मना कर दिया और उसकी जगह 3 हफ्ते और जेल में काटना मंजूर किया। ये उनके लिए सिद्धांतों की लड़ाई थी। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सरदार पटेल की विरासत का सबसे अहम अध्याय है। साल 1947, भारत आज़ाद हो चुका है और देश के पहले गृह मंत्री के तौर पर उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी है। एक पल के लिए सोचिए, देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसे एक बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? ये चुनौती थी लगभग 600 रियासतें। जी हाँ, 600। अंग्रेजों ने जाते जाते इन सभी रियासतों को आज़ाद छोड़ दिया। उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में जाएं, या फिर अपना अलग देश बना लें। मतलब एक ऐसा खतरा जो भारत को सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर सकता था। और बस यहीं पर सरदार पटेल ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और फौलादी इरादों का इस्तेमाल किया, शासकों से बात की, उन्हें मनाया, और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती भी दिखाई। साम दाम दंड भेद, हर नीति अपनाकर एक एक करके उन्होंने इन सारी रियासतों को भारत में शामिल किया और एक अखंड भारत का सपना साकार किया। तो चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं।
देखते हैं कि उनके आखिरी साल कैसे गुजरे और आज हमारे लिए उनकी विरासत के क्या मायने हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस भारत को उन्होंने इतनी मेहनत से एक किया, वो उसकी सेवा ज्यादा दिन तक नहीं कर पाए। आज़ादी के सिर्फ 3 साल बाद 1950 में उनका निधन हो गया। और देखिए, देश को बनाने में उनके इस बेमिसाल योगदान को आधिकारिक सम्मान मिलने में भी कई दशक लग गए। आखिरकार 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने देश को एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा संदेश दिया था। उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और बर्बादी बिल्कुल मत करो। सोचकर देखिए, ये 3 बातें आज के समय में कितनी ज्यादा रेलेवेंट हैं, कितनी जरूरी हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। तेजी से फैसले लेने और देश को एक रखने पर आधारित सरदार पटेल की वो लौह नीति आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है? इस पर सोचिएगा जरूर।